Namaste people and welcome to Back to Tutorials. Presently known as Vectorals, in collaboration with Gory's Raw Life. Presenting you the very own podcast Voice Behind the Blackboard. And today we are with Mr. Dhawlesh Chandola or Dhawlesh sir. तो सर, आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहले तो आप मेरे को बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। जी बिल्कुल, हमारी लाइफ का ये पहला पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में हम सर के बारे में जानेंगे और सर के क्या थॉट्स एंड टीचिंग के बारे में, उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि आपकी टीचिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक्चुअली मैं जब क्लास 12th में था तो टीचिंग के लिए मेरा इंटरेस्ट उसी समय क्रिएट हो गया था, क्योंकि मेरे क्लास के कुछ बच्चे मेरे पास आते थे और मुझसे कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। कभी कुछ मैथ्स पूछ ली, कभी कुछ फिजिक्स में पूछ लिया, तो मुझे उनको समझाना बहुत अच्छा लगता था और वो अप्रिशिएट भी करते थे कि हमको बहुत अच्छा समझ में आता है तुमसे। उसके बाद फिर जब मैंने क्लास 12th ओवर करी और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, तो वहां जाकर अब देखो, मैंने अगर इस साल क्लास 12th पास करी है तो नेक्स्ट ईयर जब मैं अपने कॉलेज गया उसी साल मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं खुद 12th पास किए हुए 1 साल हुआ था मुझे एंड आई स्टार्टेड माय टीचिंग कैरियर। मतलब जैसे हमारी क्लास में टॉपर बच्चे सबको बताता रहता है सर एग्जाम्स पहले, सर भी कुछ वैसे ही थे। तो उन्होंने आपने अपनी क्लास में बच्चों को बताया एंड उसके बाद आपने 12th में जाकर जितना आपकी नॉलेज थी आपने कॉलेज में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। दैट्स वेरी ब्रिलियंट। तो अभी सर मुझे बात बताइए कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया, कोई भी इंसान जब कोई भी चीज स्टार्ट करता है उसके सामने डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके सामने इन्वेस्टिंग का, स्टार्टअप का चैलेंज आएगा। वैसे ही आपने पढ़ाना शुरू किया जो एक काम से कम नहीं था, तो आपको उस टाइम क्या चैलेंजेस या फिर क्या डिफिकल्टी फेस हुई? देखिए, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो टीचिंग को अगर कोई इंसान स्टार्ट करना चाहता है एज अ कैरियर, तो वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मांगती है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड इन 2010। जी सर। तो जब मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज तो थे नहीं जी, बस हैबिट थी पढ़ाने की और मेरा अंदर से मन था कि मैं टीचिंग ही करूं। देखिए, टीचर एक तो मजबूरी बनाती है इंसान को कि आपकी कहीं जॉब नहीं लगी, आप टीचर बन गए। जी सर। और दूसरी चीज होती है कि आपकी विल हो, आप खुद चाहते हैं लोगों को पढ़ाना, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मुझे शुरू से ही पढ़ाना अच्छा लगता था और बस इसी उम्मीद से कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज हैं या नहीं, मेरे पास सामने कोई दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी। हाँ, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही आई पढ़ाने में कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं चौक से जब बोर्ड में लिखता था तो मेरी राइटिंग बड़ी गंदी बनती थी, बहुत छोटी छोटी राइटिंग बनती थी, क्योंकि मुझे तो कॉपी में लिखने की आदत थी और 12th पास किया हुआ बच्चा था, तो प्रैक्टिस थी नहीं इतनी, तो मेरी राइटिंग बड़ी गंदी बनती थी। कई बार तो बच्चे मुझसे पूछते थे, सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, सर थोड़ा आप अच्छे से लिखिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम समझते हैं जब सीधी कॉपी से सीधे बोर्ड में लिखने की बारी आती है तो कितनी डिफिकल्टी होती है। जी, और उसमें भी मैंने 6 मंथ्स बाद बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि 6 मंथ्स तक तो मैं टेबल पे बैठ के ही बच्चों को बैठा के, ग्रुप में बैठा के ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया था। जी सर। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी होने वाली है, बिकॉज अब सर जैसा कह रहे हैं सर को बोर्ड में लिखने में भी दिक्कत थी और पहले उन्होंने टेबल में उठा के पढ़ाना शुरू किया था। देन डेफिनेटली ये एक हार्डशिप से आज इस जगह आए हैं, तो वी कैन अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। सो या, तो सर एक बात बताइए, हर किसी के कुछ कोई ना कोई सपने होते हैं। तो जैसे कि आज आप टीचर हैं, अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं टीचर नहीं होता तो मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक था या आज भी है, तो मैं कोशिश पूरी करता कि मैं म्यूजिक की लाइन में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पाता और वहीं से अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग में देखता। तो अभी आपने म्यूजिक की बात करी दी है तो हमारे ऑडियंस में म्यूजिक के फैन होंगे ही, तो पहले आप मुझे बताइए म्यूजिक में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर स्टार्टिंग से ही पुराने जमाने में देखा जाए तो मोहम्मद रफी साहब रहे हैं। मोहम्मद रफी साहब जी, और अगर आज के दौर की मैं बात करूं तो नन अनदर देन लीजेंड सोनू निगम। ब्रिलियंट। तो ये मैंने कहीं सीखा नहीं है, बट मुझे शौक था गाने का। मैं कॉलेज में भी अपने गाया करता था, स्कूल में भी गाया करता था। स्कूल लाइफ से मैंने गाना स्टार्ट किया था, बट फिर वो धीरे धीरे करके प्रोफेशन बदल गया, टीचिंग बदल गई, क्योंकि आपको अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं।
और हमारे मुझे तो कोई ऐसा कहीं से मैंने तालीम तो ली नहीं थी कि मैं उस लाइन में आगे जा सकता था। बट ये था कि चलो ठीक है, टाइम पास अपना जाते रहे और अपना धीरे धीरे पढ़ाते रहे, और पढ़ाने में ही बच्चों को समझ में आने लगा, बच्चों को रिजल्ट आने लगे, तो फिर मैंने फुल्ली अपने आप को टीचिंग लाइन में ही डेडिकेट कर दिया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक टू टीचिंग में समय बदल गया, जज्बात बदल गए और विचार बदल गए। सो या दैट्स अ नाइस स्टोरी सर। थैंक यू। और अगर हम आपसे पूछे, ये तो आपकी बैक स्टोरी हो गई, जस्ट लाइक एनी हीरो, आपकी बैक स्टोरी बहुत ही अच्छी थी और जहाँ से आपने स्टार्ट किया दैट्स वेरी कमेंडेबल। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या मोटिवेशन, तो आपने बता दी कि आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, अब आप बच्चों को कैसा पढ़ाना पसंद करेंगे? जैसे कि मैंने देखा है बहुत टीचर बस रिटन वर्क कराते हैं, वर्कशीट देते हैं, तो क्या आपका भी वही टीचिंग स्टाइल है कि आप कुछ डिफरेंट प्रेफर करते हैं? देखिए, रिटर्न वर्क तो मैं बहुत ज्यादा, जब मैं खुद पढ़ता था मैंने खुद कभी कॉपियां नहीं बनाई, तो मैं बच्चों से तो कभी मेरे को हो नहीं पाता है बच्चों से इतना फोर्स देना कि नोट्स बनाओ या तुम इन चीजों को कॉपी पेस्ट करो। देखिए, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी बनाकर, या मैंने किसी बच्चे को 4 क्वेश्चन दिए करने को, वो नेट से देखकर लाके मेरे को क्वेश्चन करके दिखा रहा है, सो आई डोंट थिंक कि ऐसी एजुकेशन इज ऑफ एनी यूज। जी सर, बिल्कुल मैं तो भी प्रैक्टिकल टीचिंग जो हमारी डेली लाइफ, मेरा तो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स तो हमारे आसपास रहती ही है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है अपने बच्चे को कि मैं आसपास की चीजें या आसपास के जो फेनोमेना हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस चल रही हैं, उनसे मैं बच्चों को समझाऊं, और बच्चे काफी एंजॉय भी करते हैं। और मेरा जो मेन फोकस रहता है, मैं शुरू से ही ये चीज कहता आया हूं कि थ्योरी भी उसी बच्चे की मजबूत होती है जिसके न्यूमेरिकल्स में हाथ बहुत साफ होता है। जो न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकता है उसी की थ्योरी मजबूत होती है। वरना खाली थ्योरी पढ़ के तो अब ऐसा, इंजीनियरिंग मेडिकल तो छोड़िए, सीबीएसई बोर्ड में भी अब ऐसा पेपर नहीं आ रहा है कि बच्चा 4 डेरिवेशन रट के ले जाए और पास हो जाए। पास तक होने में बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है अगर बच्चे ने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कम की है। जी, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि हमने भी स्कूल का टाइम पढ़ा है और हमारे टाइम में बहुत रिटर्न वर्क मिलता था, एंड एक्चुअली सारा एग्जॉस्शन रिटर्न वर्क में हो जाता था। फिर एंड के 1-2 महीने में पढ़ते थे, देन दैट इज डेफिनेटली समथिंग जो नहीं आना चाहिए। एंड जो आप कह रहे हैं कि जब तक न्यूमेरिकल पार्ट क्लियर नहीं, थ्योरी पार्ट क्लियर होंगे, दैट इज डेफिनेटली ट्रू, बिकॉज सीबीएसई ने भी कुछ ऐसा पेपर बनाना शुरू कर दिया जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट और बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। बिल्कुल, एनसीईआरटी से आपको कोई भी लाइन उठा के दे देंगे और कहेंगे एक्सप्लेन, इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन आएगी एनसीईआरटी से और आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन, या एसर्शन रीजन अगर आपके पास आएगा तो एसर्शन रीजन वाले पार्ट में भी वही बच्चा हैंडल कर सकता है जिसको सब्जेक्ट की या चैप्टर की साउंड नॉलेज है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब मेरे को पानी पीने की जरूरत पड़ गई। कोई बात नहीं, चलिए। सर ने आप, मतलब सर का स्टाइल थ्योरी वाला नहीं है, तो आई वुड से आप सर के वहां पढ़ सकते हैं, थ्योरी नहीं कराएंगे। सो या आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एक पर्सनल फेवरेट सवाल, तो हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनको सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी उनको क्लास के टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो पूरे साल कुछ नहीं करते थे, बट एट द एंड वो हमेशा या तो बहुत अच्छे नंबर लाते थे या तो अब टॉप से लेके एवरेज के बीच में आ जाते थे। तो सर ऐसा कैसे? बिकॉज मैं ये आज से भी समझ पाई कि जो बच्चा क्लास में कुछ नहीं कर रहा है और क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, चलो माने तो घर पे कर भी रहा होगा, बट क्लास में जो सर ने पढ़ाया वो तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो एंड में वो इतने अच्छे स्कोर कैसे ले आते हैं? बिकॉज क्लास टेस्ट में वो तो अच्छा स्कोर लाते हैं, एंड फाइनल एग्जाम में दे आर लाइक द हीरोज, वो बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं। ये बहुत, मैंने भी कई बार ऐसे देखा है, एटलीस्ट 10% केसेस ऐसे हर साल होते हैं जो बच्चे साल भर अपने स्कूल एग्जाम्स में, हाफ ईयरलीज में, प्री बोर्ड्स में स्कोर कम लाते हैं, और जब फाइनल एग्जाम में उनका रिजल्ट दिखा जाता है, जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, सो प्रॉब्ली उनका रिजल्ट मोर देन 90+ रहता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर बच्चे अगर साल भर मार्क्स नहीं लाते हैं तो वो लास्ट में जाकर क्यों, कैसे इतना अच्छा कर जाते हैं? जी सर, बिल्कुल। देखो, ऐसा होता है, आपके सर्कमस्टेंसेस सिर्फ आप ही को पता होते हैं। जी सर। और कौन बच्चा कितने गहरे पानी में है ये हर बच्चे के मन को पता होता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जी सर। जैसे मेरी क्लास का एक बच्चा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं स्कूल का नाम भी नहीं लूंगा। जी सर। वो मेरी कोचिंग में आता था, पढ़ता था, और उसके घर की कंडीशन बहुत वीक थी। उसकी मम्मी उसको ऑटो में आने के 10 रुपए देती थी। जी सर।
और 10 रुपए वापस जाने के देती थी घर से। जी सर। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं अपनी कोचिंग को लॉक करके, लास्ट बैच में बच्चा वो पढ़ता था, जब मैं अपनी कोचिंग को लॉक करके अपने घर जाता था तो वो बच्चा 10 रुपए को अपनी जेब में बचाकर मेरी बाइक के पीछे बैठ के आता था, सर मुझे भी आपका रास्ता वही है तो मेरे को मेरे घर तक ड्रॉप कर देना। मैंने उससे एक दिन बोला, मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसा देते हैं तो तुम रिक्शा यूज करो। नहीं, मेरे को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने वैसे ही पूछा कि तुम पैसों को करते क्या हो। हाँ। तो उसने बोला, सर मैं ना, मेरी मम्मी प्राइवेट जॉब करती हैं सिडकुल में, लेट आती हैं, तो उनके आने तक मैं 10 रुपए के आलू खरीद के ले जाता हूँ और वो आलू मैं अपनी मम्मी के लिए कभी आलू बना देता हूँ, कभी मैं साबुदाना बना देता हूँ, कभी कुछ खाने का बना के रखता हूँ, चाय बना के रखता हूँ और मेरी मम्मी के आने तक का मैं उनको सर्व करता हूँ। तो आप उस बच्चे का माइंडसेट देखिए कि उस बच्चे की थिंकिंग कितनी पॉजिटिव है। वो 10 रुपए का मैं पैदल चलने को तैयार है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी मम्मी थकी हुई आएगी, मैं अपनी मम्मी के लिए चाय और थोड़े से आलू रख दूं। अब उस बच्चे के कभी प्री बोर्ड मार्क्स नहीं आए, मतलब ठीक है पास होता रहा, हाफ ईयरली में पास होता रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर उस बच्चे ने भी मेहनत करी और मैं या मेरे साथ मेरी कोचिंग में और भी जो टीचर्स हैं जिनको पता था कि वो बच्चा इतना मेहनती है, सभी ने उसके पीछे इतनी मेहनत करी और लास्ट में उसकी खुद की भी मेहनत थी। जी सर। वो अपने गोल को उसने अचीव किया और उसके 95 प्लस मार्क्स थे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहते हैं कि हम हाफ ईयरली में स्कोर नहीं कर पाते, हम प्री बोर्ड में स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि देखो ऐसा है, स्कूल में स्कूल की कॉपियां चेक करते वक्त आपके टीचर को आपका लेवल पता है। जी सर। जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि श्याम नाम का लड़का है, वो कितना होशियार है या वो कितना बेवकूफ है या वो कितना मीडियोकर है। तो मेरा माइंडसेट है, मैं उसकी कॉपी वैसे ही चेक करूंगा कि अरे यार श्याम की कॉपी है, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, तो मेरे हाथ से भी टिक लगते चले जाएंगे उसकी कॉपी में। लेकिन जब हमारी कॉपी बोर्ड के पेपर में जाती है तो वहाँ कुछ पता नहीं होता, तो वहां किसी को कुछ नहीं पता कि ये किसकी कॉपी है, श्याम कौन है और अरुण कौन है और घनश्याम कौन है। वो जो आपने सब प्रेजेंट किया है, आंसर दिए हैं, वो अनसर्टेन होता है। हाँ। तो वहां पर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके लिए आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपने शुरू के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे कर दिए, जी बिल्कुल, टिक 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 लगता गया आपकी कॉपी में, तो लास्ट में चेक करने वाले का माइंडसेट ये होता है कि वो एक अच्छे बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है। जी सर। तो वो हल्का सा कहीं ना कहीं लीनियंट हो जाता है और बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। प्रेजेंटेशन मैटर्स, कई चीजें मैटर करती हैं इसमें, सिर्फ प्रेजेंटेशन भी है। अब मान लीजिए मार्च के महीने में या फेब के महीने में बोर्ड के पेपर होते हैं। जी सर। आपके सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसे स्कूल में आया जहां पर जिस क्लास में आप बैठे हो उस क्लास में आपके सर के ऊपर पंखा नहीं है और आपकी सीट धूप में है, खिड़की से एकदम धूप आ रही है, आपकी सीट पे आ रही है और सर पे पंखा नहीं है। अभी आपकी किस्मती तो है, आप पढ़ने बहुत होशियार हो, आप तैयारी करके पूरी गई हो, लेकिन लक भी कभी कभार मैटर कर जाता है थोड़ा बहुत। एक बच्चा जो कि बोर्ड का पेपर देने गया है, अचानक उसका पेंसिल बॉक्स खो जाए, स्ट्रेस। मैं इसको उल्टा ही बता रहा हूँ, जो बच्चे स्कोर नहीं कर पाते वो तो अच्छा ले आते हैं बोर्ड में, लेकिन कुछ बच्चे जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं बोर्ड में पीछे रह जाते हैं। जी सर। सर्कमस्टेंसेस होते हैं। लास्ट ईयर की ही बात है, मेरी एक पढ़ाई की बच्ची है जो बहुत अच्छी पढ़ने में थी, उसके पीछे मैंने भी बहुत मेहनत करी थी, मुझे उम्मीदें उससे थी कि ये 100 टच कर सकती है, लेकिन 100 पे ना आके उसके मार्क्स कम रह गए। क्या हुआ, उसके पूरे पेपर में कान में दर्द हो गया, उसके साइनस की प्रॉब्लम थी और पूरे कान में उसका पेन करता रहा और वो आधे घंटे क्लासरूम से बाहर खड़ी रही और वो फिजिक्स के पेपर में लिख नहीं पाई और रोते हुए घर पहुंची। तो कभी किसी को प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है पीने को, कभी किसी कोई नर्वस हो जा रहा है बहुत ज्यादा, एक तो बोर्ड के पेपर में नर्वस बच्चा ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कुछ बच्चे स्कूल्स में अच्छा नहीं कर पाते, कुछ बच्चे स्कूल्स में अच्छा करते हैं तो बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाते। जी सर। तो मतलब एक बच्चे के मार्क्स पे सिर्फ पढ़ाई या वो कैसे आंसर करता है वो डिपेंड नहीं करता, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या उसकी कैसा लक चल रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, और इससे हमको ये पता चलता है कि अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए तो कोई भी, हम उसको ये नहीं ब्लेम कर सकते कि तुमने नहीं पढ़ा, क्या पता उसने पढ़ा हो, क्या पता उसके सर्कमस्टांसेस गलत हो, कुछ भी हो सकता है। सो वी शुड नेवर जज समवन बेस्ड ऑन द रिजल्ट। उसने जो मेहनत करी है हमको उसको भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज एट द एंड हु नोस, कुछ भी हो सकता है, किस्मत के भरोसे कह सकते हैं। बिल्कुल। तो सर अभी तो जैसे कि हमने रिजल्ट की बात करी, रिजल्ट सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। वैसे अब एक चीज पूछती हूँ, ये एक बहुत ही
मतलब डिमांडिंग क्वेश्चन है, और काइंड ऑफ ये मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे के मार्क्स होते हैं क्या उस बच्चे को डिफाइन करते हैं कि किसी बच्चे के ज्यादा आ गए तो टॉपर है, वो बहुत कुछ कर सकता है, किसी बच्चे कम आ गए। लोग मतलब ये सोसाइटी और बहुत सारे लोगों का ही मानना है जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ कर सकता है, जिसके कम मार्क्स आ गए कुछ रुक गया, पता नहीं क्या करेगा। ऐसे लोग, उसके पेरेंट्स भी, उनको पेरेंट्स को थोड़ा कम बिलीव होना शुरू हो जाती है कि लाइक अब क्या करेगा। देखिए, जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली वो बच्चा तो अच्छा है ही। जी सर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं वो अच्छा बच्चा नहीं है या उसने मेहनत नहीं करी या तुक्के में आ गए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तुक्के में आप पास हो सकते हैं, तुक्के में आप टॉप नहीं कर सकते। जी सर। तो जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं या उसका कहीं सिलेक्शन हुआ है तो नो डाउट उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, उस बच्चे का इंटरेस्ट भी है और वो बच्चा आगे भी अपनी लाइफ में एक्सेल करने के काबिल है। जी सर, बिल्कुल। बात ये आती है कि सर हमने मेहनत करी लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। मैंने अभी बताया ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे पढ़ते तो हैं, कौन बच्चा नहीं चाहता कि उसके बोर्ड में अच्छे मार्क्स ना आए। जी हर बच्चा चाहता है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए। हर बच्चे का सपना है कि वो काफी अच्छा एक्सेल करे, बट फिर भी नहीं हो पाता। कई बच्चों की स्पीड कम होती है, पेपर छूट गया, सर पेपर तो आता था लेकिन लास्ट के 3 क्वेश्चन छूट गए, हमारा तो टाइम कम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के मार्क्स कम आते हैं वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। मैंने ऐसे भी अपनी लाइफ में बहुत से बच्चे देखे हैं जिनके मार्क्स कम रहे, मीडियोकर मार्क्स रहे या मीडियोकर से भी नीचे मार्क्स रहे, और आज वो बहुत अच्छी जगह सेटल हैं। कोई अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा है, किसी का अपना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ना, कोई बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन गया है। तो एक्सीलेंसी मार्क्स डिफाइन नहीं करती। हाँ, आपकी सिंसियरिटी आपके मार्क्स जरूर डिफाइन करती है कि आप कितने सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर, ये मैं कहूंगा। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स किसी को डिफाइन नहीं करते। अब वो डिपेंड करता है कि आप उन जितने भी आपके मार्क्स आए आप उसको कैसे परसीव करते हैं और आगे अपनी लाइफ में कैसा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सर ने कहा, बहुत सारे वेरियस फील्ड है, मार्क्स मीडियोकर मार्क्स है या टॉपर मार्क्स है, अगर आपकी सिंसियरिटी किसी काम के लिए है देन डेफिनेटली आप उसमें एक्सेल करोगे। बिल्कुल। तो सर ये आपकी जर्नी थी और आपका जो मोटिव था पढ़ाने का, आपकी मोटिवेशन और टीचिंग स्टाइल, तो इससे हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा एक आइडिया मिला होगा कि आपने कहाँ से शुरू किया और आप अपनी इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप कैसे अपने बच्चों का रिजल्ट लाते हैं। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वॉइस बिहाइंड द ब्लैकबोर्ड एंड वी शैल कंटिन्यू in next episode. Thank you so much for watching, and this is Mr. Dhavlesh Sandora with Gauri Joshi. Thank you very much, Gauri. Thank you, sir.